नमस्कार, मेरा नाम वैभव है और आपने देखना शुरू कर दिया है वन इंडिया का स्पेशल डिबेट शो तर्कश। उन्नाव दुष्कर्म मामले में बीते एक हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण रहा है। पिछले 7 दिन बहुत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं, जहां 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को राहत प्रदान की, जमानत उन्हें दे दी, इसके साथ ही सजा को स्थगित कर दिया। वहीं हाई कोर्ट के फैसले के 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश आता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट वाले फैसले पर रोक लगा दी और साफ कह दिया कि कुलदीप सिंह सेंगर को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। अब सर्वोच्च अदालत का ऐसा आदेश आना था, उससे एक तरफ जहां पीड़िता पक्ष की ओर संतुष्टि का भाव देखा जा रहा है, फैसले पर खुशी जाहिर की जा रही है, वहीं दूसरी ओर अब कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी भी सामने आ गई हैं, काफी मुखरता से अपने पिता का बचाव कर रही हैं। ऐश्वर्या सेंगर, जो कुलदीप सिंह सेंगर की बड़ी बेटी हैं, उनका कहना है कि मीडिया ट्रायल से बचकर और भावनाओं में न बहकर पहले एक बार सभी को तथ्य देख लेने चाहिए। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि पीड़िता का क्या कहना है और कुलदीप सेंगर की बेटी का क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। योगी आदित्यनाथ जी से, महाराज से यही गुहार लगा रही हूँ कि सबके ऊपर कार्रवाई करें और सीबीआई की जांच कराएं, ताकि ये रेप विक्टिम की फोटो क्यों रिलीज की जा रही है। प्रूफ है कि मेरे पिता ने उनकी तरफ जो ये एलेज कर रही हैं आंख उठा के भी देखा है, तो आप मेरे पिता को फांसी चढ़ा दीजिए, लेकिन प्लीज एक बार मेरे केस के जो सारे फैक्ट्स है वो तो लोगों के सामने आने दीजिए। एम्स की रिपोर्ट है जो बता रही है कि वो 18 साल के ऊपर है और वो खुद को माइनर 15 साल की बच्ची बताती हैं। और आज भी हमें पूरा विश्वास है कि अंत में, क्योंकि हमारा केस इतना स्ट्रांग है, अंत में हमारी जीत होगी। लेकिन 8 साल हो गए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज एक बार मेरिट्स पे हमारा केस सुन लिया जाए। हम कोई दरिंदे नहीं है, हम भी नॉर्मल परिवार हैं, और वो हमें कुछ भी पावरफुल बोल ले या कुछ भी कह ले, असल बात तो यही है ना कि 8 साल से इतने सबूत होने के बावजूद वो जेल में बंद है, क्योंकि एक बार आपने ऐसा झूठा इल्जाम। जैसा कि आपने सुना, आपने पीड़िता को भी सुना, उनका कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं, आदेश से संतुष्ट हैं। इसके साथ ही सेंगर की बेटी को भी आपने सुना, उनका कहना है कि पहले तथ्यों को देख लीजिए, तथ्यों को जांच लीजिए, सच को सामने आने दीजिए, बिना किसी दबाव के, बिना किसी मीडिया ट्रायल के। तो इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत में कई सारे खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, जिनका आपसे मैं परिचय करवा देता हूं। इस बातचीत में अभी हमारे साथ जुड़ेंगी योगिता भयाना जी, दीपिका भारद्वाज जी, इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो से ही हमारे सहयोगी नागेंद्र सिंह जी भी जुड़ेंगे। तो नागेंद्र जी के पास ही चलते हैं। सबसे पहले नागेंद्र जी, आपने सुना कैसे पीड़िता का क्या कुछ कहना है, और अब सेंगर की बेटी भी आ गई है अपने पिता के बचाव में। देखिए, हमने जो पूरी प्रोसीडिंग्स है उसको हमने देखा, हम सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम केवल एक पक्ष को दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो कि काफी सारे मीडिया हाउसेस में बात हो रही है कि आप स्टोरी को कवर कैसे कर रहे हैं। अब दीपिका जी ने जब से चर्चा शुरू की है कि भाई रेप हुआ नहीं हुआ, और जो सारी प्रॉब्लम्स थी चार्जशीट में, सीबीआई की चार्जशीट में, उसके बारे में बातें होने लगी हैं, तो इन सब से नैरेटिव क्या बन रहा है और आप किसकी तरफ है। लेकिन हम किसी की तरफ नहीं, हम पूरी सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों साइड्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब लेटेस्ट जो दीपिका जी खुद बता सकती है कि उनके ऊपर भी रेप थ्रेट्स और ये सारी चीजें आ रही है, उसके अपने रीजंस हैं। क्योंकि दीपिका जी ने कंप्लीटली जो केस का डिसीजन है या जो अभी तक का फैसला है उसको उनको नागवार नजर आया है। उन्होंने सीधे अटैक किया है जो भी अभी तक के डिसीजंस, जबकि सेंगर जेल में फिर भी वो उनको सपोर्ट कर रही है, तो उनके ऊपर खुद इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जज साहब भी हमारे साथ बैठे हैं, वो और डिटेल में बताएंगे कि कहां पे कौन गलत है, सही है, योगिता भयाना जी बताएंगी। लेकिन ये केस मैं आपको बता दूं, उन्नाव के रिपोर्टर्स से बात करने के बाद जो ग्राउंड पे हैं, हम अपने रिपोर्टर्स को भी वहां भेजेंगे। सच्चाई ये है कि ये कोई बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट केस तो नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनकी परतें दर प्रतिदिन खुलेंगी जब लोग ग्राउंड पे जाके सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, 22-23 साल से ये लड़ाई चलती आ रही थी दोनों परिवारों के बीच, तो नागेंद्र जी हमारे साथ इन्वॉल्वमेंट है वो भी हमें समझना पड़ेगा। और साथ में पीड़िता किनसे मिल रही है और किस तरीके से पूरे केस में अपोजिशन, बीजेपी भी इसमें राजनीति कर रही है। बीजेपी ने अभी मीटिंग की, वहां पे ब्राह्मणों की मीटिंग हुई दिसंबर के महीने में, ये काफी कुछ बताता है। ये रेप भी दिसंबर के महीने में ही काफी चर्चा में आया। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे, एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें बहुत सारी चीजें
सामने आएंगी जो आपको लगेगा कि ये सब तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, क्योंकि जब एक रेप होता है तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। दीपिका जी के सवाल होंगे, उनके जवाब भी होंगे, मैं सबसे पहले उनको भी सुनना चाहूंगा, तब मैं और इस पे क्वेश्चंस भी करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो हमने सुना, दीपिका जी को कल भी सुना, जी पहले भी बिल्कुल सुना, नागेंद्र योगिता जी, जी को भी सबके मन सुना में है। सवाल लेकिन अब हैं। दोनों साइड समझना और दोनों की पॉलिटिक्स जो है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, दो बहुत सारे इस केस से जुड़े हुए सवाल हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है, और दीपिका भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनके पास ही चलते हैं हम, उनसे हम सवालों के जवाब लेंगे। इसके साथ ही योगिता भयाना जी जो पीड़िता के साथ दिखाई दे रही हैं लगातार, वो भी उन हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो नागेंद्र जी, जैसा कि आप कह रहे थे कि ब्लैक एंड व्हाइट वाला मामला नहीं है, ग्रे वाला हिस्सा भी है इसमें, और अभी बहुत सारी सच्चाई सामने आनी बाकी भी है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम देखेंगे जब हम उन्नाव जाते हैं। अब तो जो पूरी फैमिली है, दोनों ही फैमिलीज उन्नाव में नहीं रहती हैं, लेकिन वो लोग इधर उधर भी फैले हुए हैं। सबका पूरा जो जोर है अभी इस केस पे ही है। और जब जनवरी का पहला आखिरी हफ्ता जब आएगा, उसके आसपास जब ये दोबारा से सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो हमें हमें जहां तक मुझे उम्मीद है इतनी जल्दी कोई डिसीजन इस पे नहीं आने वाला, ये अभी लंबा चलेगा। इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स इस पे हो रही थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बन रहा था, हमारे पूरे सिस्टम को क्वेश्चन किया जा रहा था, और बदनामियां हो रही थी सरकार की, बीजेपी को लेकर के काफी सवाल उठाए जा रहे थे। काफी सारी चीजों को शांत करने की जरूरत थी, जो कि अभी किया गया है। लेकिन मुझे लगता है बस एक अगली तारीख मिल जाएगी जब दोबारा से सुनवाई होगी। लेकिन हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि हम और ग्राउंड से इंफॉर्मेशन, और वो जो माकी गांव का नाम ले रहे हैं लोग, वहां पर जाकर के और इसको इन्वेस्टिगेट करने की बहुत जरूरत है। हमने काफी कुछ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पक्षों के बारे में सुना है। जब आप नागेंद्र जी जानेंगे हमारे साथ इनकी हिस्ट्री के दीपिका जी बारे में, और तब भी योगिता जी बहुत कुछ दोनों पता अब जुड़ चलेगा। गई हैं, उनके पास ही चलते हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल। योगिता जी आपके पास ही आएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को कैसे देखती हैं जो कल आया है? और सुप्रीम कोर्ट वाले आदेश पर तो पीड़िता का पक्ष संतुष्ट नजर आ रहा है, लेकिन हाईकोर्ट वाला आदेश थोड़ा अलग आ गया था और उस पर काफी ज्यादा आरोप भी लगाए गए थे। योगिता जी, आप तक आवाज जा रही मेरी? चलिए दीपिका भारद्वाज जी के पास ही चलते हैं। मैम, 2 दिन पहले आपसे बातचीत हुई थी, आपने कहा था कि जैसे हाईकोर्ट ने राहत प्रदान की है कुलदीप सिंह सेंगर को, वैसा ही कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन कल तो कहानी बिल्कुल उलट सामने आई। नहीं, मैंने वैभव ऐसा नहीं बोला था। हमें सबको पता था कि सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला होगा कि जिस तरह का माहौल इस टाइम पे है, जिस तरह का पब्लिक सेंटिमेंट और जिस तरह का आउटरेज इस टाइम पे देखा जा रहा है, पूरा देश जो है उनको यूं लग रहा है कि ये कि बहुत ही खूंखार इंसान जो है, जिसने जो एक बताया जा रहा है कि उसने गैंग रेप भी करवा दिया, उसने रेप भी कर दिया, उसके बाद उसने मर्डर्स भी करवा दिया, उसके बाद उसने एक्सीडेंट भी करवा दिया, बिना किसी तथ्यों के लोग जो है सो सड़कों पे आ गए हैं। हमें बिल्कुल ये निश्चिंत था कि सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर के ऊपर स्टे लगाएगा। लेकिन अभी 4 हफ्ते बाद दोबारा से इस केस में सुनवाई है। अब सुप्रीम कोर्ट इसके बाद क्या डिसीजन लेता है वो मेरे ख्याल से हमारे को देखना होगा। लेकिन एक बात जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ जाहिर करी है और बिल्कुल कड़े शब्दों में बोला है कि जो जजेस जो हैं जिन्होंने डिसीजन दिया है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। उन्होंने बकायदा ये बोला है। उन्होंने लेकिन ये भी दीपिका जी, उन्होंने एक बार वैभव, उन्होंने जी जी, ये भी कॉग्निजेंस लिया कि सोशल मीडिया पे जो है जो छीछली इन जजेस की जा रही है वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन दिख रहा है, ये जो पब्लिक सर्वेंट की पूरी बात है, वो एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है और वो डेफिनेटली क्वेश्चन ऑफ लॉ है। लेकिन जो अंतुले वाली जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट इसी में क्या टिप्पणी करेगा? दिल्ली हाई कोर्ट ने कानून के अंदर रहते हुए ये जजमेंट पास करी है। सुप्रीम कोर्ट अब इसमें क्या करेगा ये देखना हमारे को पड़ेगा। दीपिका जी, लेकिन बार बार बात उठ रही है मीडिया ट्रायल की और कहा जा रहा है कि दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। हम दूसरे पक्ष को भी सुन रहे हैं। अब सेंगर की दोनों बेटियां वैभव सामने जी, आ आप रही हैं। यहाँ पे योगिता जी हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आप ये उनसे पूछ दें। उनकी मैंने एक रील देखी इंस्टाग्राम पे जिसमें वो कह रही हैं कि हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को बरी कर दिया। कानून की ज्ञाता है योगिता जी, इस तरह का मिसलीडिंग स्टेटमेंट पब्लिक में कैसे दे सकती हैं वो कि बरी कर दिया?
सस्पेंड किया है सेंटेंस, उसको चलिए योगिता acquittal जी नहीं को इसका बोलते। जवाब देने दीजिए, योगिता जी को योगिता जवाब देने योगिता जी दीजिए। अभी शायद कुछ दिक्कत आ रही है उनके साथ लेकिन जुड़ने में। उससे नागेंद्र भी जी, आप कुछ ज्यादा पूछना जो चाहते हैं? सवाल उठता है, दीपिका जी, आपने पहले भी अतुल सुभाष उसका केस जब आया तब आपने काफी बातें की इसके बारे में, आप लाइमलाइट में रही। अभी आपको कुछ पता है अतुल सुभाष के केस में क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, अतुल सुभाष के केस में जो है पहली डेट जो पड़ी थी वो पिछले मेरे ख्याल से 2 महीने पहले पड़ी थी। उसके बाद जो पहली ही डेट पड़ी उसमें जब नेक्स्ट डेट दी वो 1 साल बाद की दी। अच्छा, हम इसमें कोई लोगों ने, आपका फॉर्मल एजुकेशन है मैम एज अ लॉयर? जी मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। ओके। सो मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था, उसमें आप फिल्म मेकर एंड एक्टिविस्ट, कभी कभी या कभी कभी क्या बहुत सारे लोग यही आपके बारे में बोल रहे हैं कि जैसे ही मौका मिलता है, जब कोई भी मेन एक्टिविस्ट की बात आती है कि आप लोगों मर्दों के राइट्स की बात कर रही हैं, तब आप सामने नजर आती है, लेकिन उसके बाद फिर आप बिल्कुल तरीके से गायब हो जाती है। आपको किसी फैमिली ने अप्रोच नहीं किया। ये भी बात हो रही है कि आपको पैसे खिलाए गए हैं ताकि आप ये आवाज उठा सके। तो ये सारी बातों में कितना तथ्य है, या आप बता सकते हैं कि आपको सडनली क्यों सेंगर के केस पे आप सडनली इतना कुछ बोलने लगी और कैमरे के सामने आ गई? देखिए नागेन जी, मैं आपको इस केस में अपने ट्विटर थ्रेड पे लेकर जाती हूँ जो मैंने आज नहीं 2019 में जी। 2019 में पोस्ट किया था, जिसमें जो लड़की है उसकी स्टेटमेंट है जिसमें उसने कहा है कि मैंने मेरे साथ कुलदीप सिंह सेंगर ने 6 बजे गलत किया। वो मैंने पोस्ट की थी और मैंने लोगों को बताया कि फाइनली जो एफआईआर में टाइम था वो 8 बजे का था। मैंने ये एक बात पूरा, आप बहुत बार बोल चुकी है मैम, हाँ मतलब नहीं ये नहीं मैं आपका नहीं नहीं कॉन्वर्सेशन नागेन, 2 दिन पहले भी सुन रहा था। एक मैं रेप पीड़िता, एक रेप पीड़िता, आप खुद एक औरत हैं। आप ये बताइए कि किसी के साथ गैंगरेप होता है तो आपको लगता है वो टाइम ध्यान में रख रही होगी जब वो रिपोर्ट करने नागेन जा रही मेरी होगी? बात सुनिए, नागेन मेरी बात सुनिए। पहली बात तो गैंगरेप केस की स्टोरी बिल्कुल अलग है और कुलदीप सिंह सेंगर की स्टोरी बिल्कुल अलग है। आपको पता है कि इसमें 2 अलग अलग एफआईआर हैं और गैंगरेप के केस में कुलदीप सिंह सेंगर का कहीं पे भी नाम नहीं है। दूसरी बात एफआईआर मैं केवल आपको, 2 नहीं नहीं है वेट, मैम। नो नो अच्छा यू विल तो हैव आप टू, ये बताओ वो नो नो जेल में किस नागेन यू लिए विल है? हैव टू उनको लिसन टू मी। उनको जेल में नो क्यों नो भेजा वेट गया? वेट वेट नागेन, वेट वेट। पीड़िता जो है जिसके साथ कुछ गलत हुआ है वो टाइम बिल्कुल भी नहीं याद रख पाएगी, लेकिन क्या पहर भूल जाएगी? आप ही तो उसको 2 उठा बजे, रहे हो, उस सवाल को वेट अ आप ही उठा मिनट, रहे हो कि उसने कभी वेट अ 12 बजे मिनट, बोला, कभी नहीं 2 बजे तो, बोला। अरे तो बोला है चीफ मिनिस्टर की कंप्लेंट पे 2 बजे लिखा हुआ है, तो जजमेंट आप पढ़िए आप ही आप। बोल रहे हो कि पीड़िता कैसे याद रख पाएगी टाइम अगर उसके साथ गैंग रेप होता है तो तो? पहली बात सुनिए, रेप का केस है कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर, गैंगरेप का नहीं है। प्लीज मेरी बात को पूरी तरह नागेन अंडरस्टैंड कीजिए। चीफ मिनिस्टर को जो कंप्लेंट दी जाती है उसमें 2 PM लिखा जाता है। ये कुलदीप सिंह सेंगर उस टाइम पे एक गंगा आरती के आसपास उनके पास फोटोज थी उस इवेंट में पार्टिसिपेशन की, तो टाइम मैम बदल उनके दिया ऊपर जाता ये भी है। इल्जाम है कि उन्होंने सारे जितने भी एविडेंसेस है उसके साथ भी खिलवाड़ किया है। तो ये कैसे तो खिलवाड़? बहुत, ये तो नहीं तो काफी कैसे? पॉसिबल है कि उन्होंने आप यही किया हो। नागेन, आप मुझे एग्जाम्पल बताइए क्या खिलवाड़ हुआ है, अरे एग्जाम्पल ये तो बताइए। लिखा हुआ है, मैंने अभी कॉपी पढ़ी। मैंने अरे सीबीआई की चार्जशीट नहीं पढ़ी, उन, लेकिन हाँ, हाईकोर्ट वाला भी जो ऑर्डर आया उसके हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ। हाई कोर्ट ने, जो लोअर कोर्ट ने बोला है उसको वर्बेटिम लिया है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो थे सीबीआई के, उन्होंने अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, ये ट्रायल कोर्ट ने बोला है। हाई कोर्ट ने उसी चीज चलिए, को रिपीट, मुझे नागे मुझे नहीं ये भी नहीं नहीं लगता है आप, मैम नहीं नहीं कि आप, आपको नहीं जवाब नहीं देने नहीं का नहीं हक योगिता जी नहीं का नहीं वेट बनता अ है। मिनट, नहीं मैं वेट अ बोल मिनट, रहा हूँ, नो। लेकिन आप योगिता जी यहाँ पे, क्वेश्चन, नो, योगिता आप जी क्वेश्चन आप पूछ इस रहे पे हैं तो क्या बोलना नहीं, चाहेंगे जो दीपिका जी बोल क्वेश्चन रही है पूछ उस रहे पे? हैं तो जवाब प्लीज, क्वेश्चन मैम पूछ रहे हैं तो प्लीज जवाब प्लीज लीजिए। आप बताइए, एक क्वेश्चन मिनट पूछ में रहे हैं तो कंप्लीट जवाब करिए लीजिए, मैम प्लीज। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो जवाब लीजिए। जी जी जी। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जितने भी मेडिकल बोर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट हुए थे, चाहे वो माखी में हुआ था, चाहे वो लखनऊ में हुआ था, चाहे वो एम्स दिल्ली में हुआ था, क्या एम्स दिल्ली के बोर्ड को भी कुलदीप सिंह सेंगर खरीद सकता है? अगर खरीद सकता है तो मैं फिर उसके बाद कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दूंगी। एम्स के बोर्ड ने भी ये बोला कि जून 2017 में जब ये इंसिडेंट हुई थी तब वो मेजर थी। तीनों के आपने, तीनों उन्होंने डिफरेंट डेट, वेट अ मिनट जी 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 नागेन, ठीक है। मुझे 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 बिल्कुल ये बिल्कुल बताइए, बिल्कुल, वेट जी अ जी मिनट, जी वेट, नो जी। नागेन मुझे एक बात बताइए। लड़की बोलती है 2 बजे, 6 बजे, 8 बजे, ये लड़की की स्टेटमेंट है, ठीक है। लड़की बोलती है शशि सिंह लेकर गई उनको सेंगर के घर पे, ये लड़की की स्टेटमेंट है। सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है, उनको सेंगर और शशि सिंह के बीच में कोई भी फोन की कोई कॉन्वर्सेशन नहीं मिलती है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए क्या सेंगर सीडीआर मैन्युपुलेट करवा सकता है? देखिए एक जवाब दीजिए,
सुनो, एग्जैक्टली और मेरी बात जो सुनिए। जो शशि सिंह और इस लड़की के बीच में कोई बात नहीं हुई है क्या? सीबीआई को सीडीआर वो उस तरह से मैनेज कर, अब मुझे एक बात बताइए नागेन, मेरी बात सुनिए। आपके चैनल से मेरी बात सुनिए, 2017 ऐसा कोई साल नहीं था जहां पे कोई कम्युनिकेशन चैनल्स नहीं थे। मेरी सिर्फ सिंपल सी इतनी सी बात सुन लीजिए, ठीक है? ऐसा कोई वो समय नहीं था। चाहे आप नॉर्मल फोन यूज कर रहे हो, चाहे आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, आपकी सीडीआर भी आएगी, आपकी IMEI भी आएगी। इस जी जजमेंट में बकायदा लिखा हुआ है कि इनकी चलिए, मेरी बस बात मैं सुनिए, इसमें दो नहीं, पॉइंट रेज करना इनकी चाहूंगा। वेट अतुल मिनट, आप सुभाष, मुझे एक बात बताइए, एक सात सेकंड, आप बोल रहे बावन कि से कोर्ट को लेकर, नहीं खरीद सकते, जज को तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। अतुल सुभाष ने यही बोला था कि उससे पैसा मांगा गया था, आप ही का, जिसको आप आपने दिल्ली प्रमोट हाई किया, कोर्ट जिस के चीज के लिए जजेस आप पे लड़ी, इल्जाम उस लगा बंदे रहे ने हैं कि बोला था कि आप कोर्ट दिल्ली, के जजेस को बिके हुए आप हैं, पैसे आप मांगते हैं केस सुनने के लिए। तो ये तो आप वेरी मच पॉसिबल है। एंड तो फिर आई विल अच्छा, डेफिनेटली तो वांट लोअर कोर्ट योगिता के भयाना जजेस टू नहीं बिके हुए थे? रिप्लाई टू दिस लोअर कमेंट कोर्ट के जो आप जजेस बता रही हैं उसके जिन्होंने ऊपर। कन्विक्ट कर दिया वो बिके नहीं हुए थे? सर नहीं, लेकिन अतुल सुभाष जिसकी बात हुई, उन्होंने खुद बोला था, मरने के पहले बोला था सर, मरने के पहले उन्होंने यही बोला था। नहीं, तो मुझे एक बात बताइए, जज के बारे में बोला था सर, आप मरने मुझे के एक बात पहले। बताइए, नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, सर उन्होंने मरने के पहले नहीं नहीं, अरे अपने तथ्य के ऊपर लास्ट बात कीजिए ना लास्ट नागेन, तथ्यों के ऊपर लास्ट बात वीडियो कीजिए। में बोला था। आप फैक्ट्स के ऊपर बात, नागेन दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट में खामी बताओ, आप और दीपिका खामी नारायण बताओ। जी उस चीज को लेकर के आगे दिल्ली भी बढ़ी थी, तो वो झूठ दिल्ली बोल हाई रहा था कोर्ट पहली की घटना जजमेंट, जब वो मर गया। दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट में खामी बताओ नागेन, आई एम चैलेंजिंग यू, खामी बताओ। सर मैं, आपने बोला, आपने अपने प्लीज टॉक स्टेटमेंट में बोला फैक्ट्स, प्लीज टॉक फैक्ट्स, कि वो प्लीज किसी को टॉक खरीद फैक्ट्स, नहीं सकते, प्लीज। राइट? अतुल सुभाष की क्या एलिगेशन थी कि उस जज ने ये बोला कि 5 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारी एग्जैक्टली सेटलमेंट तो क्या करवा मतलब दूंगी। होता है इसका? ठीक है, मेरी बात सुनिए, उन्होंने 5 जजमेंट के लाख रुपए ऊपर, मांगने का क्या मतलब होता है? बिका नहीं है वो। आप दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट में खामी बताओ ना नहीं सर, मैं तो सबसे शुरू में नागेन। बोल रहा हूँ कि ये जो नागेन पूरा मेरी बात मामला सुनो, है, ये नागेन बहुत मेरी बात सुनो, कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें नागेन बहुत मेरी बात सारे सुनो, ग्रे एरियाज हैं। इट इज नागेन नॉट मेरी अ बात ब्लैक सुनो, एंड व्हाइट केस, नागेन इट मेरी इज बात नॉट अ ब्लैक सुनिए, एंड व्हाइट केस एट मेरी बात ऑल। सुनिए। कल अगर हाई कोर्ट उनको निर्दोष मानता है, आप बताएंगे कि उन्होंने 8 साल क्यों जेल में बिताए? मैम आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, बिल्कुल, मैं ये आप मुझे इस बिल्कुल बात का मानता हूँ, जवाब हो दीजिए। सकता है कि उन्होंने 7.5 साल वो जेल में बिता चुके हैं, कल को वो अगर निर्दोष पाए जाते हैं तो जजेस किसको जवाब देंगे? मुझे आप बताइए, आप जवाब देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? चलिए, जज साहब हमारे साथ जुड़े हुए, जज साहब मुझ पे काफी गुस्सा हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं जजेस पे इल्जाम लगा रहा हूं। मैं नहीं लगा रहा सर, ये जो बंदा बिल्कुल मरा उसने नागेन जी, बोला कि 5 लाख रुपए उन्होंने मांगा था। और चलिए दीपिका जी, आपने बहुत देर बोला, हमारे पास और भी लोग हैं, प्लीज लेट्स गेट अदर नागेन जी, पीपल हम पहले स्पीकिंग एज वेल। आई जज जस्ट साहब का रिक्वेस्ट परिचय करवा वैभव देते कि हैं। जज साहब के आदित्यनाथ पास जाए। मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं, उनके पास चलेंगे। आप तब तक आप अपनी बात पूरी कर लीजिए नागेन जी। जी नहीं, मैं बोल रहा था, जज साहब बोल रहे थे कि मैं इल्जाम लगा रहा हूं कोर्ट पे, या हमारा चैनल बिका है। सर हम, अगर नागिन, हमारा चैनल बिका नागिन, होता तो हम नागिन, ये दोनों पक्षों को नागिन, नहीं दिखाते। और नागिन, मैं दीपिका फिर जी नागिन, क्या बोल कह रहा रही हूं हैं, कि आप क्या कह रही हैं? देयर आर नागिन, ग्रे नागिन, एरियाज इन बस दिस बस केस। आई एक जस्ट मिनट वांट टू देना, लिसन योर नागिन, व्यू सर। नागिन, दिखते बस नहीं है एक, क्या? होता नहीं है क्या? करप्शन नहीं होता? नागिन, करप्शन तो आर्मी तक नागिन, में हो रहा है। नागिन, मैं आपको एक सिंपल सी चीज पूछती हूँ। आप ये बोल रहे हैं चलो रेप पीड़िता को ध्यान नहीं रहता कि उसका कितने बजे रेप हुआ, आप ये बोल रहे हैं ना? जी ठीक है, 11 जून की जो घटना है उसमें ये पीड़िता एक स्टेटमेंट में बोलती है कि शशि सिंह ने उसको बोला कि 11 जून को वो उसकी नौकरी लगवा देगी कानपुर में, तो 10 बजे जाके उनकी गाड़ी में बैठ गई। उसके बाद नरेश और शुभम उसको गाड़ी में ले गए और उसका गैंगरेप किया। ठीक, उसके बाद उसी केस में सीबीआई को स्टेटमेंट में बोलती है कि मैं तो पानी लेने बाहर गई थी घर से, तब इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया। ये दोनों वर्जन आप मुझे एक्सप्लेन करके दिखा दीजिए नागिन। देखिए, असली कहानी तो किसी को नहीं पता, लेकिन हमें असली ये समझना पड़ेगा कि ये ये जो तो कहानियों का डिफरेंस उन्होंने बताया है, वेट अ या मिनट, वक्त का डिफरेंस बताया है, यू जज सेड साहब कि कितना टाइम, असर पड़ता है केस पे, नागिन, आपने केस मुझे पे इसका बोला कि कितना असर टाइम पड़ता नहीं है। याद रहता, क्या पूरी की पूरी स्टोरी बदल जाती है? नहीं, गैंगरेप की बात चलिए कर रहे हैं, जज कोई साहब हमारे मजाक साथ कर जुड़ रहे गए हैं हैं। हम लोग। दीपिका वो तो जी, जेल में ही नहीं जाते आपको मैम, रोकना आप तो चाहूंगा। ऐसे नागेन बोल जी, रहे आप हैं कि भी वो 7 रुकिए, साल जज ना साहब हमारे साथ जुड़ गए बेचारे हैं। शंकर साहब वहां पे जबरदस्ती की सजा काट रहे हैं। अरे गैंगरेप के जो कल्प्रिट्स है, जो अक्यूज्ड है, वो बेल पे हैं इस टाइम पे, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला जा रहा है, अच्छा, उनके मरवाने खिलाफ वाले उनको नहीं उन्होंने जस्टिस उन्होंने चाहिए। फैमिली को भी नहीं मरवाया है ना? इन्होंने शंकर सर्व कर साहब रहे हैं ने। वो सेंटेंस सर्व कर रहे हैं उसका।
10 साल की मरवाया सजा हुई उन्होंने, है वो। आपको लगता है मरवाया? बिल्कुल मरवाया है, उसमें कॉन्स्पिरेसी में उनका नाम है, अच्छी आप तरह बोल से रहे नाम शंकर है। साहब ने मरवाया है? मेरी बात सुनिए, कल्पेबल क्यों होमिसाइड मरवाया? अमाउंटिंग टू, फिर मरवाया मेरी क्यों बात जब उन्होंने रेप मेरी किया ही नहीं बात था? मेरी बात सुनिए। आपको ये पता है कि उस आदमी के ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस थे? किस आदमी पता के है ऊपर? आपको? आपको पता किस है ना जो किस आदमी के ऊपर? जिनकी जुडिशियल पीड़िता कस्टडी के में पिता डेथ की बात हुई कर है रही हैं उनके दीपिका जी। ऊपर तो कितने इसका क्रिमिनल। क्या मतलब, उसको मरवा दिया जाए? नहीं, उन्होंने नहीं मरवा दिया जाए, नहीं मरवा दिया जाए। और ये तो जो जजमेंट है उसमें ये बोला गया है कि उनकी बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई गई थी। हम्म ठीक है, 302 में कन्विक्ट नहीं हुए हैं, प्लीज सेक्शंस पढ़ लीजिए। 302 में कन्विक्शन नहीं हुई है। आप और उस केस के, नागिन मेरी बात सुनो, बिफोर यू थिंक दैट आई एम डिफेंडिंग सेंगर दैट ही शुड नॉट गेट एनी पनिशमेंट, उनको कल्पेबल होमिसाइड के लिए आप 15 साल रखिए जेल में, 20 साल रख लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर एक ऐसे केस में जिसमें वो दिल्ली हाई कोर्ट में अपील में गए हैं, 2020 में गए थे, 2025 में उनका सेंटेंस कोर्ट ने अच्छी तरह से फैक्ट्स को देख के अगर सस्पेंड किया है, तो आप अपने उनके लीगल राइट को के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। और ये गलत प्रेसिडेंट है। और वो चलिए बाहर भी नहीं आए हैं भाई, चलिए, वो भी ठीक है जेल मैम, में ही है, वो कस्टडी में ही है। ठीक है। मैं थोड़ा सा जज साहब से इसको और समझना ये चाहूंगा। लड़की अपने चाचा के ऊपर एफआईआर करवा ठीक है रही है, मैम, ये जब से लड़की अपने डिबेट शुरू चाचा हुई के है ऊपर आप बोल एफआईआर रही हैं, करवा रही है। थोड़ा सा वेट अ मिनट, रोको, आपको थोड़ा पता सा है लड़की रोको। ने अपने चाचा, अपनी ओके माँ और अपनी ओके बहन के ऊपर एफआईआर करवाई हुई है, आपको पता है ये बात? जी। उसने अब खुद ये बोला कि उसके चाचा बोल रहे हैं कि इस केस को मैनेज करने के लिए 7 करोड़ रुपए लग गए। कौन ठीक है, से रेप केस को अब मैनेज करने थोड़ा, के लिए 7 करोड़ रुपए लगते हैं ओके नागिन? ये भी ओके तो मैम, उसी लड़की की दीपिका जी, टेस्टिमनी दीपिका जी, है। जी ये दीपिका भी जी तो जज उसी साहब भी लड़की की जुड़े हुए हैं, उनकी टेस्टिमनी है। बात भी हम सुन लेते वी हैं। टुक योर उसी पॉइंट, औरत के मैम, पास से 7 करोड़ रुपए लग गए, बताइए जरा। वी टुक योर पॉइंट नाउ। अब अब थोड़ा जज साहब से ये समझना चाहते हैं कि जज साहब, जो गलतियां जो दीपिका जी बता रही है उससे केस पे कितना असर पड़ता है, या जो ये बातें तथ्य बता रही है उससे केस पे कितना असर पड़ता है, और फिर क्यों कुलदीप सेंगर जेल में है? देखिए नागेंद्र जी, पहली बात तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप हाइपर होकर के बहस मत करिए, पैनलिस्ट को अपनी बात रखने दीजिए। जो अ- सवाल आप पैनलिस्ट से पूछ रहे जी हैं, पैनलिस्ट को उसका अगर आपको उत्तर चाहिए तो पैनलिस्ट को बोलने दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि ना तो आप आई विटनेस हैं उसके, ना मैं आई विटनेस हूं, ना कोई भी पैनलिस्ट उसका आई विटनेस है। जी तीसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, शायद कोई भी पैनलिस्ट दोनों परिवारों को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है। मुकदमे का फैसला साक्ष्य के आधार पर होता है, तथ्यों जी के आधार पर होता है, और जो तथ्य साक्ष्य में आते हैं उन साक्ष्य की विवेचना की जाती है। साक्ष्य की विवेचना करने में न्यायाधीश का विवेक होता है कि वो किसी बात को माइनर कंट्राडिक्शन मान करके उसको इग्नोर कर दे, या किसी बात को माइनर कंट्राडिक्शन को भी मेजर कंट्राडिक्शन मान ले। तो जो दीपिका जी कह रही हैं, दीपिका जी, मुझे लगता है कि दीपिका जी ने केस की फाइल को पढ़ा है और इन्होंने सारे तथ्यों को देखा है। अगर एम्स की मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता को बालिग पाया गया है तो स्थिति दूसरी होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि कोई भी गैंग रेप की पीड़िता समय को ध्यान नहीं रख सकती। ऐसा नहीं है। समय को ध्यान उस समय नहीं रखा जा सकता जब वो 2-3 दिन से लगातार कस्टडी में हो, बंद हो, उसे घड़ी देखने का, उसे मोबाइल देखने का मौका ना मिले। अगर वो, जैसा कि दीपिका जी बता रही हैं कि किसी के कहने पर उनको वहां ले जाया गया, तो मैं नहीं समझता कि एक 8 बजे और 2 बजे में इतना फर्क आ जाएगा, पहली चीज। हम्म दूसरी चीज ये, जो आपका आरोप है कि जज साहब बिके हुए हैं, अगर 140 करोड़ की जनता में 10 करोड़ बेईमान है तो 130 करोड़ को गाली मत दीजिए। जी जब तक आपकी जानकारी में ये तथ्य नहीं है, पक्का तथ्य नहीं है, आप अगर मानते हैं कि जज साहब बिके हुए हैं, तो आप जज साहब के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ले आइए, आप जज साहब के खिलाफ एफआईआर करा दीजिए, आप जज साहब के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं। परंतु हम्म ये आरोप लगाना, मैं समझता हूं कि आपके चैनल को शोभा नहीं देता है। अफवाहें बहुत सी होती हैं, कोई कुछ भी कह दे, क्या उसने उसको देखा है? हम लोग भी जब ट्रायल कोर्ट में थे, हाई कोर्ट में थे, तो लेकिन सर तमाम बात तो ट्रांसफर वही है एप्लीकेशन ना लगती कि थी कि जब साहब फला, सुन लीजिए भगवान आप। के मंदिर में करप्शन है तो फिर तो कहीं भी करप्शन होता है।
मैं ये नहीं कह रहा कि न्यायपालिका में करप्शन नहीं है, मैंने ये कतई नहीं कहा, परंतु इस पर्टिकुलर केस में करप्शन का कोई रोल है या नहीं है, हमें ये देखना है। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा न्यायपालिका में करप्शन नहीं है, बिल्कुल मैं कह सकता हूं है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही के सारे जज बिकाऊ हैं। हमें इस पर्टिकुलर केस की चर्चा के लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं, हम लोग अपनी बात रख रहे हैं, तो हमें इस पर्टिकुलर केस के बारे में ये देखना है कि क्या जज साहब को खरीदा गया या नहीं खरीदा गया। और जज की इंटीग्रिटी के बारे में, हाई कोर्ट की जज की इंटीग्रिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट से बेटर कोई नहीं जानता। जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये टिप्पणी की है कि ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जज, तो फिर आपके इस अफवाह का कोई आधार नहीं रह जाता। पर अगर आपके पास आधार है, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं, नहीं नहीं, अगर आपके पास बिल्कुल आधार है, मैं जो केस देख रहा हूं, आप निश्चित रूप से जजेस पे इल्जाम लगाया गया है, कोई बंदा मरा और उसने अपने आखिरी स्टेटमेंट में ये बातें लिखी जो कि सबको शॉक किया था, सबको शॉक किया था, भारतीयों को शॉक किया था। आज चाहे राजनीतिक पार्टियां हों, आज चाहे जजेस हों, आज चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, आज चाहे इंजीनियर्स हों, आज चाहे आम जनता हो, आज चाहे आम व्यापारी हो, सभी भ्रष्ट हैं जी। पर सभी भ्रष्ट का तात्पर्य ये नहीं है कि इस केस में भी भ्रष्टाचार हुआ है। हमें दीपिका जी कुछ पूछना चाहती हैं सर से। नहीं दीपिका जी बातें बोल रही है, उसके बारे में हमें समझना है कि ये कोर्ट में कितना ज्यादा इसका असर रहेगा, जो चीजों निश्चित रूप से उन्होंने बताया है। देखिए ट्रायल कोर्ट का जजमेंट हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है, हाई कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। मैं आपको याद दिला दूं, निठारी कांड में भी जो आपके गाजियाबाद का केस था, उसमें भी लोअर कोर्ट ने सजा की थी, उसको हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। तो मैंने जैसा कि आपको पहले निवेदन किया कि हर जज का अपना अपना मापदंड होता है कानून को देखने का, तथ्यों को देखने का। किसी की नजर में वो माइनर कंट्राडिक्शन घातक हो सकता है, किसी की नजर में वो माइनर कंट्राडिक्शन घातक नहीं हो सकता है। क्योंकि ट्रायल कोर्ट का जजमेंट सिंगल जज का होता है, हाई कोर्ट का जजमेंट डिवीजन बेंच का होता है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कम से कम 3 जजेस का होता है। तो एक सिंगल जज के जजमेंट को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ये समीक्षा करेगी कि ट्रायल कोर्ट ने इन तथ्यों पर ध्यान दिया है या नहीं दिया है। दीपिका जी ने जो पॉइंट रेज किए हैं, अगर वो पॉइंट सही हैं, मुझे जानकारी नहीं है, मैंने केस की फाइल नहीं पढ़ी है, मैंने जजमेंट भी नहीं पढ़ा है, अगर वो फैक्ट्स सही हैं तो निश्चित रूप से इसका इस केस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट उसको दोषमुक्त कर दे। पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पॉक्सो एक्ट में जो प्राविधान है पब्लिक सर्वेंट का, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन खुद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने AR अंतुले वाले मामले में दिया है कि कोई भी विधायक पब्लिक सर्वेंट नहीं है। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश में यही लिखा है कि चूंकि ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, इसमें अधिकतम 7 साल की सजा है और 7 साल से ज्यादा ये अभियुक्त इस केस में जेल में है, इसलिए उन्होंने उसको जमानत दी है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जो ये ऑब्जर्वेशंस जमानत के समय दिए जाते हैं, वो ऑब्जर्वेशंस उस जज पर भी, या अगर वो केस दूसरी जज के यहाँ चले जाए तो उस पर बाध्यकारी नहीं होते हैं, क्योंकि वो प्रथम दृष्टया देखा जाता है। प्रथम दृष्टया निष्कर्ष निकालने में और अंतिम रूप से निष्कर्ष निकालने में बहुत फर्क है। दीपिका जी आप कुछ बोल रही थी। आज ये बहुत ज्यादा मैं सॉरी अगर काट रहा हूँ आपको, तो नागीन जी मैं बात कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट की, तो दूसरे लोग कहाँ हैं जो इस गैंग रेप में इन्वॉल्व थे, उनके बारे में क्या आप बता सकते हैं दीपिका जी? मेरा सवाल सारे पैनलिस्ट से है। देखिए वो तो इन्वेस्टिगेशन की, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जज साहब आपके पास बताइए। मैं मित्तल सर को भी इस बात को सुनने में थोड़ा सा उनको भी पता चलेगा कि क्या था। पहले गैंगरेप केस फाइल हुआ था, उसके 2.5 महीने बाद कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर अगस्त में पहली बार चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लेके इत्तलाह करी गई थी। ठीक है, पहली बात। उस गैंगरेप केस में ये जो पीड़िता बोल रही है कि इसकी किसी ने सुनवाई नहीं करी, इसको तो वहां पे बाहुबली की वजह से किसी ने सुना नहीं गया। फैक्ट ये है कि 21 जून को गैंगरेप केस की FIR लिखी जाती है,
उसमें नरेश तिवारी का भी अरेस्ट होता है, उसमें शुभम का भी अरेस्ट होता है, उसमें ब्रजेश यादव का भी अरेस्ट होता है। ठीक है, बात सुनते रहिएगा नागेंद्र जी, ठीक है। जी मैं सुन रहा हूँ जी। अगस्त में पहली बार फिर ये कहती है, और उसमें स्टोरी इसने पीड़िता की खुद अपनी इंटरव्यू में ये कह रही है कि शशि सिंह ने मुझे बोला कानपुर में नौकरी लगवा देंगी, 10 बजे उन्होंने गाड़ी मंगवा दी, मैं गाड़ी में जाके बैठ गई। नागेन, आप मेरी बात सुनिएगा और अगर आपके पास जवाब हो, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। 10 साल की बच्ची भी अगर किसी आदमी के साथ, किसी औरत के साथ चले जाए ना, और वहां पे जाके उसको थप्पड़ मार दिया जाए, तो वो बच्ची भी कभी उसी आदमी या औरत के साथ अगले 10 दिन में नहीं जाएगी। इतनी समझदार एक 10 साल की बच्ची भी होती है। लेकिन ये पीड़िता कहती है कि 4 जून को शशि सिंह उनको सेंगर के पास लेकर जाती है, वहां पे उसका रेप हो जाता है, फिर यही शशि सिंह उसको 11 जून को कानपुर में नौकरी लगवाने के लिए बोलती है। ये लड़की 6 पास है, 6th पास है। ऐसी कौन सी नौकरी है, पहली बात तो, जो वो अपने माता पिता को बताए बगैर, ना तो सेंगर के घर जाते वक्त उसने बताया अपने माता पिता को, ना कानपुर जाते वक्त उसने बताया अपने माता पिता को। ऐसी कौन सी नौकरी थी नागेन जी जो ये लड़की लेना चाहती थी, जिसके लिए शशि उसको बोल रही थी? मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ, और मित्तल सर इस बात की इंपॉर्टेंस का अंडरस्टैंडिंग रखेंगे और आपको समझाएंगे। किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए चेन ऑफ इवेंट्स पूरा करना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां पे चेन ऑफ इवेंट्स में पहला अक्यूज्ड का नाम है शशि सिंह, ना कि कुलदीप सिंह सेंगर। शशि सिंह इज अक्यूज्ड 1, कुलदीप सिंह सेंगर इज अक्यूज्ड 2। CBI could not establish iota of zero evidence टू एस्टैब्लिश कि या तो शशि सिंह ने कभी सेंगर से बात की थी, ना ही 4 जून को, ना ही उससे कभी भी पहले, और ना ही शशि सिंह ने इस पीड़िता से बात करी थी, ना ही 4 जून को या कभी उससे पहले। तो मुझे एक बात बताइए, जब शशि सिंह की इन दोनों में से किसी से बात ही नहीं हुई, तो 4 जून को वो 8 बजे एग्जैक्टली इस लड़की को कैसे उनके घर ले गई और 8:30 बजे कैसे उनके घर से वापस ले आई? ये कॉन्स्पिरेसी प्लान करने के लिए क्या कोई मैसेजिंग भी नहीं होगी? क्या कोई फोन पे बात नहीं होगी? और अगर ये महिला उसके घर पे जा रही है, उसके घर से वापस उसको छोड़ के जा रही है, उस समय पे ये कह रही है मेरे घर पे कोई नहीं था, लेकिन CBI ने कहा है कि उसके घर पे उसके सब लोग थे, रिलेटिव्स थे। बताइए आप मुझे, इसमें कन्विक्शन हुई है ट्रायल कोर्ट की, सिर्फ और सिर्फ मौखिक बयान पे हुई है? दीपिका जी, डिफेंस के सारे विटनेसेस, मैं अब आपको एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट में है वो फिर से आऊंगा, बताती हूँ। हमारे साथ वकील साहब भी जुड़े हुए हैं। 30 जुलाई को उनके चाचा, नाउ वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दैट। हमारे पास और भी गेस्ट है, हमारे एक जर्नलिस्ट साथी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल, पहले हम जो इस केस को काफी दिनों से तनुज फॉलो दीक्षित कर जी रहे के पास चलेंगे, वकील हैं वो। तनुज जी, आपने दीपिका जी को सुना, उनकी बातें जो हैं और वो जो कह रही हैं, क्या उससे इस केस पर प्रभाव पड़ने वाला है आगे? नहीं, मेरा ये कहना है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लाइन करके जो अब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पे स्टे दिया है हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के, तो अब वो स्टे मेरे हिसाब से यथावत रहेगा। अब जो अगली सुनवाई है उसमें कोर्ट ने जो एक नोटिस इशू किया है, और वो नोटिस के ऊपर अब जो है उसमें आगे मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट के एडवोकेट है उनकी तरफ से उसमें फाइलिंग की जाएगी और अब आगे उस पर सुनवाई होगी। जी, दिव्यांश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वन इंडिया में हमारे सहयोगी हैं। दिव्यांश जी, आपका क्या कहना है? आपने सबको सुना? जी, कुलदीप वाले मामले में जितना मैंने अभी इसको फॉलो अप किया है, मैं 2017 से इसको हम फॉलो कर रहे हैं बराबर, इस खबर को और इस मुद्दे को। मामले जो ग्राउंड लेवल से है, जो ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों का वहां जो फीडबैक मिला है, लोगों का सपोर्ट है कुलदीप सेंगर को, लेकिन इस मामले में किसी के साफ सबूत है ही नहीं कि कौन सही है कौन गलत है। दोनों पक्ष अपने आप को सही बता रहे हैं। 2000 का ये मामला शुरू हुआ था दोनों परिवारों के बीच का, जो धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता है। अच्छा, जो मामला चल रहा है कि दोनों परिवार एक दूसरे से टच में नहीं थे, जबकि दोनों परिवार एक दूसरे से शुरू से टच में रहे। कुलदीप सेंगर के जो भाई हैं वो पीड़िता के परिवार से टच में रहे हैं। प्रधानी का चुनाव 1996 में हुआ था, तो 1996 में जो प्रधानी का चुनाव हुआ था उसमें कुलदीप सेंगर को जितवाने में इस परिवार का ही बैक था पूरा। तीनों पीड़िता के ताऊ, चाचा और पिता। ये बात सही है कि दोनों उस गांव के दबंग रहे हैं,
उस इलाके के, जो माखी गांव है उसके वहां के दबंग रहे। आपका अब ये कहना है कि पीड़िता का परिवार भी दबंग था और कुलदीप सेंगर वाला परिवार तो दबंग है ही। वो तो दबंग है ही। दोनों परिवार जो है, दोनों परिवारों में दोस्ती थी। 1996 की मैं बात बता रहा हूं, जो हम लोगों ने कवर किया है। 2000 में जब चुनाव आया, जिसमें ये बसपा के टिकट से ये मैदान में उतरे, तो यूपी का विधानसभा चुनाव हुआ था। हाँ जी 2002 में। हाँ, तो उसमें जब चुनाव हुआ तो उसमें बसपा के टिकट से कुलदीप सेंगर जब विधायक बन जाते हैं, तो उस प्रधानी के चुनाव को लेकर पीड़िता के परिवार का ये था दावा कि उसके चाचा का कहना कि प्रधानी के चुनाव में हम खड़े होना चाहते हैं। इससे रंजिश शुरू हुई है, क्योंकि कुलदीप जी नहीं चाहते थे कुलदीप सेंगर की प्रधानी के चुनाव में इनका परिवार खड़ा हो और वो गद्दी उनके हाथ से जाए। उस गद्दी को वो हमेशा अपने पास रखना चाहते थे। इसमें एक बीच में मामला उठा था वकील का, जो उनके गांव के ही हैं, महेंद्र सिंह। आप अगर देखेंगे तो वो महेंद्र सिंह की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट थी। अच्छा, ये जो मामला चल रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों 4 जून का जो मामला है, ठीक है, अगर ये बात एम्स की रिपोर्ट में है कि लड़की नाबालिग नहीं थी, जो कुलदीप सेंगर के परिवार का भी दावा है कि वो नाबालिग नहीं थी, 18 साल की एज थी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 7 साल ये कैसे लग गए ये क्लियर करने में कि वो नाबालिग थी ही नहीं। 2017 से मामला शुरू हुआ है, 2017 से बराबर बोला जा रहा है लड़की नाबालिग थी, 15-16 साल की थी। 18 की उम्र के अंदर नाबालिग गिने जाते हैं, 15-16 साल की लड़की थी, शुरू से चल रहा है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ 8.5 साल अगर कुलदीप जी, जो कुलदीप सेंगर है, जो जेल में बिता चुके हैं, जो कोर्ट ने भी जजमेंट दिया, उनको दोषी करार दिया, उसके बाद ही वो शायद जेल में गए हैं और तिहाड़ में बंद हैं अभी, तो वो 7.5 साल कैसे लग गए इसको क्लियर करने के लिए? आपके सवाल का जवाब लेते हैं, दीपिका जी भी जुड़ी हुई हैं। दीपिका जी, कोट करती हूँ, 7.5 साल जो ये कह रहे हैं कि लग गया, वो 7.5 साल नहीं है, बल्कि इसी में जो आप इतने समय से सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब भी है। 2020 में इन्होंने अपील फाइल करी थी कन्विक्शन की। अगर इतने ही बाहुबली थे और अगर इतने ही दिल्ली हाईकोर्ट के जज बिकाऊ हैं तो 2021 में ही आ जाता ना ये ऑर्डर। 2025 कैसे हो गया? 5 साल कैसे लग गए भाई अपील की सुनवाई होने में? आप बताइए मुझे, जरा जवाब दीजिए। पहले भी थे सुब्रमण्यम प्रसाद सर, तो बहुत समय से दिल्ली हाईकोर्ट में है, क्या पहले नहीं पैसे दे सकते थे? 5 साल कैसे लग गए? और 5 साल के बाद सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ही हुआ, ये तो जज को खरीद सकते हैं, अक्विटल ही हो जाता। अपील को डिले करने में बिल्कुल, अपील को डिले करने में पता है दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट में लिखा हुआ है किसका हाथ है? लड़की के काउंसिल का हाथ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सारी की सारी एविडेंस दोबारा से अप्रिशिएट हो, विटनेसेस को रिकॉल करना पड़ेगा उसके लिए, ये मामला और 8 साल चलेगा। ये चाहते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर कभी जेल से बाहर ही ना आए। जब भी बाकी में चुनाव होता है ये पीड़िता वीडियो रिलीज कर देती है कि इसको टिकट मिल गई, उसको टिकट मिल गई। क्या मतलब बनता है किसी पीड़िता का ये वीडियो रिलीज करने का कि किसको टिकट मिल गई और किसको नहीं मिली? क्या ये वहां की पॉलिटिक्स चलाना चाहती हैं? क्यों चलाना चाहती हैं? इनके चाचा ने भी वहां पे विधायकी का चुनाव लड़ने की कोशिश की थी। आज ये मीडिया चैनल में ये बैठ के बोल रही है कि कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी की किसी पूर्व सीएम के बेटे से शादी हो गई, वो अब ऐश की जिंदगी बिताएंगी। क्या मतलब है इस पीड़िता का ये बात करने का? क्या मतलब है? ये अपने केस के बारे में क्यों नहीं बात कर रही है? ये पॉलिटिक्स। और वेट, अब आप डेट ऑफ बर्थ की बात पे आ रहे हैं ना, तो ये दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में 1998 की उनकी जो है डेट ऑफ बर्थ दी गई है, और ये ट्रायल कोर्ट की डॉक्यूमेंट्स में भी है। ऐसा नहीं है 7.5 साल बाद ये बातें आ रही हैं। 21 जून 2017 का जो पहला मेडिकल हुआ था माखी में, उसमें जो है इनकी इनकी जो उम्र है वो 19.5 बताई गई थी। RML जो हॉस्पिटल है लखनऊ का, उसमें इनको मेजर बताया गया था। एम्स का जो बोर्ड बना उसमें इनको मेजर बताया गया। तो ये आज की बात नहीं है, ये पहले दिन से ट्रायल में बातें चल रही हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इस चीज को इग्नोर कर दिया। उन्होंने जिस एविडेंस को माना, मैं आपको बताऊं, वो भी दिल्ली हाईकोर्ट में लिखा हुआ है। Entire case of the prosecution to bring out an offense under the POCSO Act rests on their claim that the victim is a minor, though the same is contradicted by the admission register of this particular school, जिसका नाम है, मैं नहीं लूंगी नाम क्योंकि POCSO में नहीं ले सकते, wherein the name of the survivor is written at serial number 45, in which her date of birth is recorded as 17 August 2001, but the same is recorded without any supporting document.
and prosecution witness 3, prosecution ka witness, who is the principal of this particular school, admits that the entry at serial number 45 of the admission register is rubbed and rewritten. Rubbed and rewritten. जी मैंने भी वो ट्रायल पढ़ा है। कोर्ट एक ऐसे डॉक्यूमेंट को रिलाय करती है जो कि रब्ड एंड रीरिटन है। गवर्नमेंट स्कूल के में जो रजिस्टर में एंट्री है वो कहते हैं ये इनके परिवार वाले कि हमने तो गवर्नमेंट स्कूल में कभी एडमिशन कराया था लेकिन वो कभी गई नहीं। एडमिशन कैसे करा दिया जब तक वो बच्ची वहां पे पैदा ही नहीं हुई थी? 1998 में तो पैदा ही नहीं हुई होगी अगर 2001 की डेट ऑफ बर्थ है। फिर नागेन और सुनिए, जो पब्लिक स्कूल है आपको सबसे ज्यादा टाइम मिल रहा है मैम। ये 2002 है, ये खुद और इनकी माँ बता रही है कि 2002 है। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हैं आप कि तो जिस आप ये स्कूल के बताओ, आपको रजिस्टर लगता पर है रिलाय ये कर बस बीजेपी कांग्रेस गेम है क्या? लेकिन वो खुद अगर पॉक्सो एक्ट में बस उनको फंसा दिया गया, क्योंकि वो तो गिरफ्तारी होनी है अगर उसमें आप जाते हो तो आपको क्या लगता है कि ये बस एक गेम है, पॉलिटिकल गेम? हाँ, ये गेम दोनों पार्टीज के बीच का हो सकता है, इसमें राजनीतिक पार्टियों का गेम नहीं हो सकता। जैसा कि बताया गया कि 1985 से ये दोनों परिवार राजनीति में थे और दोनों परिवारों के बीच में जब कुलदीप सिंह सेंगर विधायक हो गए उसके बाद पीड़िता के चाचा प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते थे। देखिए, गांवों में प्रधानी के चुनाव के ऊपर 10-10, 20-20 मर्डर हो जाते हैं, तो इसको राजनीतिकरण मत कीजिए। ये दो परिवारों के बीच का विवाद है, ऐसा लगता है। मित्तल सर को सुनना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मुझे उनसे जुड़वाने लेकिन मित्तल सर के माध्यम से। मित्तल सर मैं आपको एक और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा दीपिका। मित्तल सर मैं आपको एक और चीज बताती हूँ सर। ये ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है, उसका पेज है, मैं आपको ये पेज नंबर 100 है 133 में से। इसमें ये बताया गया है कि परयूजल ऑफ द ऑडियो रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन रिवील कि 30 जुलाई 2017 को महेश सिंह बात कर रहे हैं पुलिस स्टेशन माखी के सीटी शिवेंद्र से। ऑडियो टेप प्ले की गई है कोर्ट में और उनकी ट्रांसक्रिप्ट से पता चलता है कि महेश सिंह बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड थे कि कुलदीप सिंह सेंगर जो गैंग रेप का मामला है उसमें शशि सिंह और निधि जो कि 2 महिलाएं हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर उनका क्यों साथ दे रहे हैं, वो तो हमारी कम्युनिटी के भी नहीं है, वो हमारा साथ नहीं दे रहे और शशि और निधि के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने दे रहे। ये पुलिस वाले को बोलते हैं कि तुम उनकी बात मत सुनो और शशि और निधि के खिलाफ तुम एक्शन लो। मित्तल सर, ये जो एक और चीज नागिन, ये जो परिवार है इसने खुद अपनी गैंग रेप के केस में स्टेटमेंट दी है कि हाँ, हम कुलदीप सिंह सेंगर से नाराज थे कि वो दूसरे वाले केस में शशि सिंह और उसके परिवार की मदद कर रहे थे। तो मैं बताती हूँ कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा भी नहीं है, ये एक छोटी सी बात हुई थी, उसको इतना बड़ा बना दिया गया, लोगों के मर्डर हो गए, लोगों के एक्सीडेंट हो गए, सिर्फ एक चीज को छुपाने के लिए कि वो नरेश तिवारी जो है जिसके साथ ऑडियो भी है इनकी, ठीक है, वो डॉक्यूमेंटेशन का भी पार्ट है। और ट्रायल कोर्ट के जज ने भी कहा गया है कि शशि सिंह को शायद उनके अफेयर के बारे में पता हो गया। Mittal sir, the honorable judge in the trial court judgment has used word probably 4 times in one paragraph only, sir. How can a judge give the theory of a certain crime and create a scene of crime himself? I have not seen this. मित्तल सर से जवाब ले लेते हैं। सर्टेनली देखिए, अगर प्रोबेबली वर्ड का यूज किया गया है तो इसका मतलब ये है कि साक्ष्य स्पष्ट नहीं है, और अगर किसी मामले में किसी तथ्य का साक्ष्य स्पष्ट नहीं है, संदिग्ध है, तो ये कानून का सिद्धांत है कि संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाता है। और ये भी कानून का सिद्धांत है कि चाहे 100 दोषी लोग छूट जाएं पर किसी निर्दोष को सजा ना हो। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति ने 10 रेप किए और 10 रेप में उसका कन्विक्शन हो गया, 11वें रेप का आरोप उस पर लगता है, तो ये जरूरी नहीं है कि 11वां रेप भी उसने किया हो। हमें इस पर्टिकुलर रेप को देखना है। इसी तरीके से एक बात मैं और अपने जजमेंट में लिखता था कि कोई वैश्या भी, किसी वैश्या से भी किसी व्यक्ति को बलात्कार करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कोठे पर बैठती हो। तो ये देखिए, कानून बहुत स्पष्ट है, साक्ष्यों पर हमें जाना है, और खास तौर पे ऐसे साक्ष्य में कि जहां कोई पब्लिक विटनेस की अवेलेबिलिटी कम हो, वहां हमें हर कड़ी को
कड़ी से कड़ी को जोड़ना पड़ेगा। इसमें निश्चित रूप से रेप के मामलों में पब्लिक विटनेस या आई विटनेस नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे मामलों में हमें कड़ी से कड़ी जोड़ना पड़ेगा, तथ्यों को देखना पड़ेगा, परिस्थितियों को देखना पड़ेगा, और अगर कोई वैमनस्यता के कारण झूठा फंसाया गया है तो उस बात पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। हम इन्हीं सब तथ्यों को देख करके इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या इस समय पर, इस तारीख को, इस पीड़िता के साथ रेप कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है। मात्र संभावनाओं के आधार पर या मात्र राजनीतिक दुश्मनी के आधार पर या मात्र और किसी आधार पर हम किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते। नागेन, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी। आज ये पीड़िता कह रही है कि हाई कोर्ट भी बिक गई है, सीबीआई भी बिक गई है, उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भी बिक गए हैं। क्या आपको पता है कि हालांकि ये कह रहे हैं कि 11 जून को इनको किडनैप कर लिया गया और इनका गैंगरेप उसके बाद हुआ, आपको पता है पहली बार परिवार पुलिस के पास कब गया था? बट ये तो बहुत नॉर्मल है 20 मैम, जून और को, ये शायद कानून भी आपको बोलता है कि 20 2 जून 2.5 को महीने नागेन, लेट हुआ या ऐसा अगर कुछ मेरी होता है तो बहन, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मेरी बहन को आज कोई लेकर चला जाए तो मैं अभी जाके थाने में बैठूंगी। उसमें 50 चीजें मैं होती है, अगले दिन अपने उसमें उतना मेरी मेंटल नहीं, अरे बैलेंस भी क्या होना बात कर रहे चाहिए हो आप या नागेन? स्ट्रेंथ भी और होना चाहिए। जिनको, अरे देखिए मेरी बात नागेन जी, सुनिए, जिनको गैंगरेप का अक्यूज बनाया है ना, जिनको गैंगरेप का अक्यूज बनाया है, उनसे इनकी माँ भी बात कर रही है, इनका चाचा भी बात कर रहा है, इनकी माँ का भाई भी बात कर रहा है। 2-3 दिन तक मित्तल सर कुछ कहना चाहते हैं। दीपिका मैम, आपको रोकना पड़ेगा। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने, नागेन जी ने सही कहा कि रेप के मामलों में 2-2.5-3 महीने का भी विलंब हो सकता है। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। परंतु वर्तमान केस में जब दोनों परिवार राजनीतिक रसूख रखते हैं, दोनों परिवार एक दूसरे से परिचित हैं, दोनों परिवारों की पुलिस तक पहुंच है, तो 2 घंटे का विलंब भी मायने रखता है। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और मित्तल सर, एक और फैक्ट है जो प्रोसिक्यूटर तनुज जी भी जुड़े हुए हैं काफी देर से, वो अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। तनुज जी, अभी आपने सुना, मित्तल सर को सुना, दीपिका जी को सुना, आपका क्या कहना है? जनप्रति वाला जो मामला आ रहा है कि 2 जनप्रतियां हैं, एक 1998 का है, एक 2002 का है, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये सब सुप्रीम कोर्ट देखेगा और उसको आधार बनाते हुए ही अपना फैसला सुनाएगा? देखिए, अभी जो कन्विक्शन हुआ है वो ट्रायल कोर्ट के द्वारा किया गया है। अभी इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस इशू किया है, वो जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस अंडर सेक्शन 389 हुआ है, उसके ऊपर नोटिस इशू किया है, जिसका जवाब स्टेट के लॉयर ने, दिल्ली स्टेट के गवर्नमेंट लॉयर उनकी तरफ से पेश करेंगे। ये सब एक प्रोसीडिंग का हिस्सा है। आज तीनों कोर्ट्स के जो ऑर्डर है उनको आपस में कंपेयर करना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि तीनों कोर्ट्स के अपनी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, अपने पावर्स होते हैं, अपने खुद के राइट्स होते हैं, और जो ऑन बोर्ड जस्टिफाइड लगता है, जो फैक्ट्स एडवोकेट्स के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके आधार पर कोर्ट्स अपने फैसले सुनाती है। कोर्ट्स पे ये आरोप लगाना, खरीदी बिक्री, ये सब जो शब्द हैं, मुझे इनसे बहुत आपत्ति रहती है, क्योंकि देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में पूरे देश की नजर थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंक्लाइन करा ऑर्डर को और स्टे दिया दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को, तो निश्चित रूप से पूरा देश उस समय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फोकस था। रीजन सबसे बड़ा ये है, इस देश में हमारा न्याय हमारी ताकत है, और ये विश्वास जन जागरूकता और नागरिक में, हर नागरिक में होना चाहिए। पर मीडिया में जब कभी भी ऐसे सवालों को उठाया जाता है तो मुझे इससे आपत्ति होती है कि क्या इस देश में, देखो, आपने राजनीति में आरोप लगाए, आपने एडमिनिस्ट्रेशन पे आरोप लगाए, आपने हर चीज पे आरोप लगाए, अगर आप न्याय प्रणाली पर भी अब सवाल इस तरीके से और आरोप लगाएंगे तो निश्चित रूप से कि जो एक व्यवस्थाओं पर जो विश्वास है आम नागरिकों का, वो बिल्कुल ढह जाएगा। और मुझे लगता है कि वो ऐसा हुआ तो इस देश का जो अस्तित्व है वो बहुत खतरे में आ सकता है। ऐसे में हमें न्याय व्यवस्थाओं पर पूर्ण विश्वास रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी आदेश कोई भी कोर्ट से पॉइंट ऑफ लॉ पर निकलता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो निर्देश दिए उसमें उन्होंने देखिए उसी की जो है पूरी डॉक्ट्रिन ऑफ जो हम कहते हैं लॉ, उस चीज की, उस एक्ट की पूरी मेंटेन रखी है। उसमें पॉस्को था,
तो जो हमारे गवर्नमेंट की काउंसिल है, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यही बिंदु रखा कि भाई इसके अंदर पॉस्को का सेक्शन 5 और 6 दोनों इंप्लीमेंटेड है, जिसका सीधा मतलब है 20 साल का मिनिमम कारावास और अधिकतम पूरी बायोलॉजिकल लाइफ तक की सजा। हालांकि साथ में आईपीसी का सेक्शन 376 सब क्लॉज 2 भी इसमें है। उसके अतिरिक्त और भी अन्य मुकदमे उस मुजरिम के ऊपर चल रहे हैं, आरोपी के ऊपर चल रहे हैं। तो ऐसे में जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है उस पर आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ द लॉ जाकर कोई काम नहीं करा। कोई ऐसा आदेश अगर दिल्ली हाईकोर्ट, अच्छा ये मामला अभी कुलदीप सेंगर का है, उन्नाव रेप केस का है, तो इतना हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे साथ जस्टिस मित्तल साहब भी, वो भी इसको अग्री करेंगे कि अधिकतर मामलों में जो 10 साल या 8 साल से ऊपर का समय हो जाता है, तो ऐसे मामलों में कोर्टों के पास में ये व्यवस्थाएं हैं कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस अंडर सेक्शन 389 में वे स्टे देते हैं और ये स्टे कॉमन स्टे के रूप में देखा जाता है। इसमें जिसको भी आपत्ति होती है वो ऊपर के जो कोर्ट्स होती हैं उन पे जाके अपना इस तरीके से वहां पर केस को चैलेंज करता है और ऑर्डर्स को भी चैलेंज किया जाता है इसमें। जी बिल्कुल। और दिव्यांश जी, आपको कुछ पूछना है हमारे मेहमानों से? मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि जो अभी सवाल बीच में उठा भी था कि अगर कुलदीप सेंगर को अगर निर्दोष हो जाते हैं और या जमानत मिल जाती है, वो बाहर आ जाते हैं, हालांकि दूसरा मामला चल रहा है, अगर कोर्ट उनको बोलता है कि नॉट गिल्टी, तो पूछा गया, सवाल ये पूछा गया है कि इसका खामियाजा या 8 साल उन्होंने जेल में बिताए, इसका क्या? तो मेरा ये सवाल है, जो अगर पीड़िता की तरफ से भी देखे, क्योंकि हमको दोनों तरफ से देखना चाहिए, हम पत्रकार हैं और हम सब चीजें दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, और मैं तो ग्राउंड से भी हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, अगर पीड़िता के परिवार जो आधा खत्म हो चुका है, ठीक है, वो अभी अगर एक तरीके से उसके तरफ से देखे तो उसका कहना यह है कि मैं बेसहारा हूं और मैं यहाँ, दोनों परिवार, उन्नाव में ताला लगा है, दोनों घर के बाहर, दोनों परिवार यहाँ दिल्ली में रहते हैं। तो मेरा पूछना यह है कि एक तरफ से आप बोल रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ भी तो नुकसान हुआ ही है ना, वहां तो जिंदगियां खत्म हुई है, यहाँ तो बंदा गया है जेल में। तो एक तरफ से क्यों बोल रहे हैं? दोनों की चीजों का, ये तो भाई कोर्ट का फैसला रहेगा ना, हमें कोर्ट के फैसलों को मानना है ना। अभी जस्टिस साहब ने जो बोला, मैं उस बात से बिल्कुल एग्री हूं कि जो मामला हुआ, ना वहां पे जज साहब मौजूद थे, ना वहां वकील साहब मौजूद थे, ना वहां मुवक्किल मौजूद थे, कोई मौजूद नहीं था। वहां सिर्फ कुलदीप सेंगर का परिवार था, वहां पीड़िता का परिवार था। दोनों के बीच में क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। मालूम है उन्नाव की जनता को। उन्नाव की जनता का किसी ने अभी, भाई जाहिर सी बात है, इस मामले में कोई भी बोलने नहीं आएगा। अभी आप गांव में भी जाओगे, डिटेल निकाले, गांव वाले बोलेंगे ही नहीं इस मामले में। मैं तो गया हूं, मुझे मालूम है, मैंने कवर किया है। मैं इसलिए कौन पंगा लेना चाहेगा कुलदीप सेंगर के परिवार से? अच्छा, बात यह है, अभी बीच में मामला ये भी उठा कि पूर्व कांग्रेसी सीएम के पोते से शादी। भाई अगर जो सच है वही आदमी बोल रहा है ना। अब शादी के समय ठीक है, सबका अपना हिसाब है, और कोर्ट से इजाजत मिली कुलदीप सिंह सेंगर को, वो अपनी बेटी की शादी में शरीक हुए, उसमें रसूखदार पूरा दिखा, पूरा रसूख नजर आया। मैं किसी का नाम नहीं कोट करूंगा, लेकिन हाँ सबने देखा। लेकिन पीड़िता के साथ में रह रही है, क्या रह रही है किस नहीं मालूम। अच्छा, ये बोला जा रहा है जब चुनाव होते हैं तो पीड़िता वीडियो वायरल कर देती है, वीडियो जारी कर देती है। मे भी कुछ होगा भाई, दोनों की पार्टी अपनी अलग अलग गेम है। लड़ चुकी हैं कांग्रेस के टिकट पर, कांग्रेस पे टिकट भी चुनाव भी लड़ चुकी है, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। अब ये अगर आप दोनों तरह से देखो कि भैया दोनों पार्टियां, जो भारतीय पार्टियां हैं, हमारे दल, वो रोटियां सेक रहे हैं, वो बात ठीक है, वो सब किनारे, लेकिन किसी के साथ इंसाफ हो रहा है तो किसी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेक रही हैं और दोनों पक्ष की इज्जत को उछाल रही हैं। ये बड़ा दुखद है और बड़ा अशोभनीय है कि राजनीतिक पार्टियां अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पीड़िता को और अभियुक्त को, अभी हमें नहीं मालूम कि कौन पीड़ित है और कौन अभियुक्त है, पीड़िता और अभियुक्त दोनों को ही बदनाम कर रहे हैं, उनकी इज्जत को चौराहे पर नीलाम कर रहे हैं। ये राजनीतिक पार्टियों को नहीं करना चाहिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.